नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब में अकाली दल का बड़ा ऐलान, सत्ता में आए तो आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों को मिलेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ही यहां वादों की झड़ी लग गई है। इसकी शुरुआत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली के साथ की है। अब अकाली दल ने ऐलान किया है कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवारों में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा सभी बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और पूरे परिवार का मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा। पंजाब में कृषि कानून और उसे लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहा विरोध बड़ा मुद्दा है। ऐसे में पार्टियां इसे भुनाने का मन बना चुकी है। इसी क्रम में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपने जन्मदिन पर ऐलान किया है। सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया है कि अगर पंजाब में अकाली दल की सरकार बनती है तो पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ही किसान आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी, सभी बच्चों की मुफ्त पढ़ाई और पूरे परिवार का सरकार खुद मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। टीएमसी से राज्यसभा सांसद जाए सौरव गांगुली, हमें आपत्ति नहीं। ममता बनर्जी और सौरव गांगुली के मुलाकात पर बोली बीजेपी। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सौरव गांगुली की मुलाकात पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि सौरव गांगुली को अगर टीएमसी की ओर से राज्यसभा का एमपी बनाया जाता है तो उन्हें आपत्ति नहीं होगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी और सौरव गांगुली की मुलाकात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उन्हें आपत्ति नहीं होगी अगर सौरव गांगुली को राज्यसभा का एमपी बनाया जाता है, क्योंकि भले ही ममता बनर्जी सौरव गांगुली के जन्मदिन पर गई हो, लेकिन राजनेता राजनीति नहीं छोड़ सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दूसरी लहर से सबक लेकर तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज, पीएम नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक में प्रगति की समीक्षा। जी हां दोस्तों, देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर से अभी पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ है। दूसरी लहर ने भारी तबाही मचाई है। इससे सबक लेते हुए सरकार ने महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां तेज कर दी है। दूसरी लहर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का संकट देखने को मिला था, इसलिए इस जीवन रक्षा गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। देश भर में 1500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं और शुक्रवार को उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने इसकी प्रगति की समीक्षा की और जल्द से जल्द इन प्लांटों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। परमानेंट नौकरी वालों को लगेगा तगड़ा झटका, टेम्परेरी वर्कर्स को मिलेंगे मौके। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से सबसे बड़ी मुश्किल रोजगार को लेकर खड़ी हुई है। लाखों लोगों की नौकरियां गई, जिसकी नौकरी बची रह गई उनकी सैलरी में कटौती हुई है। पूरे देश में अब भी हायरिंग बंद है, जिसकी वजह नई नौकरियों के मौके बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि कोरोना महामारी की वजह से फ्रेशर लेवल पर परमानेंट नौकरी की चाहत रखने वालों को तगड़ा झटका लगेगा, जबकि टेम्परेरी वर्कर्स को बेहतर मौके मिलेंगे। स्टाफिंग और एचआर सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी जीनियस कंसल्टेंसी का कहना है कि 57% से ज़्यादा प्रतिभागियों का मानना है कि परमानेंट कर्मचारियों के लिए नई नौकरी की स्थिति पर हायरिंग फ्रीज का बुरा असर पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, यह सर्वे 28 मई से लेकर 30 जून 2021 तक सभी सेक्टर्स के 1000 से ज़्यादा कंपनी लीडर्स और एग्जीक्यूटिव्स के बीच कराया गया। जीनियस कंसल्टेंसीज के चेयरमैन आरपी यादव का कहना है कि इस साल की शुरुआत में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ रिकवरी अच्छी चल रही है और हायरिंग भी तेजी से हो रही है, लेकिन कोरोना महामारी की दूसरी लहर का बेरोजगारी की दर और हायरिंग प्रक्रिया पर बेहद बुरा असर पड़ा है। प्रतिबंधों की वजह से कई सेक्टर्स में लोगों की नौकरियां चली गई। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फिजी के प्रधानमंत्री बोले, कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई तो छोड़नी पड़ेगी नौकरी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए फिजी की सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। फिजी में महामारी से बाहर निकलने के लिए प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमरामा ने नो जेब नो जॉब्स का नया नारा देते हुए देश के सामने एक प्लान रखा है।
बेनीम रमा ने कहा है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाना जरूरी है और जो इससे इनकार करता है उसे सख्ती से निपटा जाएगा। कर्मचारियों के अलावा फिजी की सरकार ने कंपनियों को भी चेतावनी दी है। सरकार ने उन कंपनियों को बंद करने की धमकी दी है जिनके अधिकांश कर्मचारियों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। इस संदर्भ में गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नो जेब नो जॉब। विज्ञान हमें बताता है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन कितनी जरूरी है। अब सरकार इसके आधार पर नीति तैयार कर रही है। टीका नहीं लगवाने वालों को नौकरी से हाथ धोने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मॉडर्ना की वैक्सीन लाने के लिए तेजी से काम कर रही है सरकार। भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल को मिली मंजूरी। जी हां दोस्तों, सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि अमेरिका दवा कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन लाने के लिए बातचीत चल रही है। जल्द से जल्द वैक्सीन लाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक लोगों का टीकाकरण हो सके। पिछले महीने ही देश में मॉडर्ना की वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि मॉडर्ना वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए है। सरकार कंपनी के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है कि कैसे इसे ज़्यादा से ज़्यादा देश में उपलब्ध कराया जाए। वैक्सीन के आयात को लेकर भी काम चल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। अफगानिस्तान में तालिबान के उभार से टेंशन में रूस और चीन। आतंकवाद का बढ़ सकता है खतरा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते वर्चस्व ने रूस और चीन जैसे महाशक्तियों के माथे पर भी बल डाल दिया है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा अमेरिकी फौजों के अफगानिस्तान से वापस बुलाने के बाद ज़्यादातर हिस्सों में तालिबान की पकड़ बढ़ती जा रही है। इन देशों को इस बात की चिंता सताने लगी है कि तालिबान के उभार से आतंकवाद का खतरा बढ़ सकता है। महाशक्तियों को चिंताएं किस तरह से बढ़ रही है, यह उनके तरफ से जारी बयानों और तैयारियों से साफ पता लग रहा है। एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तालिबान से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि तालिबान मध्य एशियाई सीमाओं का सम्मान करे जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करती थी। वहीं चीन के विदेश मंत्री यांग यी ने अफगानिस्तान पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते मध्य एशिया का दौरा करने की योजना बना रखी है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका के स्कूल में बच्चों को दिए जाते हैं इलेक्ट्रिक शॉक। रोक लगाने से कोर्ट ने किया इनकार। जी हां दोस्तों, राइटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला अमेरिका के मैसाचुसेट्स का है कि स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। जब यह मामला खुला तो फेडरल कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह स्कूल को ऐसा करने नहीं रोक सकते। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। माइक्रोसॉफ्ट अपने कर्मचारियों को देगा 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पेंडेमिक बोनस। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के अटैक के चलते दुनिया भर में इसका असर साफ देखने को मिला है। कई लोगों की नौकरियां चली गई तो लंबे चले लॉकडाउन के चलते कई छोटे व्यापारी भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच कुछ कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ा, बल्कि दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने तो अपने कर्मचारियों के लिए पेंडेमिक बोनस देने की घोषणा भी कर डाली है। लोगों को फेस्टिवल के दौरान बोनस मिलता है, लेकिन संकट की इस घड़ी से उभरने के लिए यदि बोनस मिल जाए तो क्या बात है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। इससे पहले जनवरी में बैंक ऑफ अमेरिका ने दुनिया भर में 1.7 लाख से अधिक कर्मचारियों को अवार्ड दिया था, जिसमें भारत में से 24,000 से अधिक कर्मचारी शामिल थे। प्रत्येक को $750 का नगद पुरस्कार दिया गया, जो कि महामारी के माध्यम से अपने काम की सराहना के लिए वार्षिक मुआवजे से $1 लाख से कम कमाते हैं। द वर्ष द्वारा लिखे गए एक इंटरव्यू प्रपोजल के अनुसार बोनस की राशि $150 होगी और ये 31 मार्च 2021 को या इससे पहले शुरू हुए कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष स्तर से नीचे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। बोनस उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो आंशिक कालीन कर्मचारी हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ प्रति घंटे की दर से काम करते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। फडणवीस कार्यकाल में फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए उद्धव सरकार ने बनाई हाई लेवल की कमेटी।
जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने फडणवीस के कार्यकाल में हुए फोन टैपिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। दरअसल कांग्रेस नेता नाना पटोले ने विधानसभा सत्र के दौरान आरोप लगाए थे कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने उनके फोन टैप किए थे। इन सभी आरोपों पर गृह मंत्री दिलीप वलसवे पार्टी के जांच के आदेश दिए हैं। अब इस मामले में सरकार ने जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारतीय संपत्तियां जब्त करने की खबर का सरकार ने किया खंडन, कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में हाल ही में यह बात सामने आई थी कि भारत के साथ टैक्स विवाद में फ्रांस के कोर्ट ने ब्रिटेन की कंपनी केनर्स एनर्जी के पक्ष में फैसला दिया है। यह जानकारी सामने आई थी कि केनर्स एनर्जी के मध्यस्थता आदेश के तहत 1.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर का हर्जाना वसूलने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से फ्रांस में स्थित 20 भारतीय सरकारी संस्थाओं को जब्त करने का आदेश हासिल है। हालांकि भारत सरकार ने इस नोटिस का खंडन किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं उत्तर पूर्वी भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र के काफी हिस्से, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, पूर्वी राजस्थान, पंजाब के कुछ हिस्से, हरियाणा, दिल्ली और बाकी पश्चिम हिमालय में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप और दक्षिण गुजरात में हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने के दाम में आई काफी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने एवं चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सप्ताह के आखिरी कारोबारी सत्र में 10 ग्राम सोने के भाव में 451 रुपए की गिरावट देखने को मिली। इससे राष्ट्रीय राजधानी में सोने का भाव 46,844 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। वहीं बात करें दोस्तों चांदी की, तो चांदी की कीमत में 559 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत घटकर 67,465 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। इससे पिछले सत्र में चांदी की कीमत 68,024 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सितंबर में शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण, 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ेंगे वाहन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने वाले बहुप्रतीक्षित गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य सितंबर से शुरू होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि 1020 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य शुरू होने वाला है, क्योंकि राज्य सरकार ने परियोजनाओं के लिए आवश्यक 80 से 90% से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। यह एक्सप्रेसवे भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने वाली परियोजना के लिए सबसे पहले ही टेंडर जारी करने की तैयारी कर ली थी। सिविल ठेकेदारों को निविदा जारी करना संभवतः अगस्त 2021 में शुरू होगा। परियोजनाओं को भविष्य में वाराणसी तक बढ़ाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे से 519 गांव जुड़ेंगे। इस परियोजना के निर्माण कार्य पर 36,000 से 42,000 करोड़ रुपए की लागत आने की उम्मीद है और इसके 26 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। परियोजनाओं के पहले चरण के निर्माण की कुल लागत 35,952 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस परियोजना के लिए वित्त पोषण 70% ऋण और 30% इक्विटी संयोजक द्वारा किया जाएगा। यूपी में तीसरा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजोली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जुदापुर झाड़ू गांव में खत्म होगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण का पहला चरण 596 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल होंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड गेज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत के रेल मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।